हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कर्तन क्लास। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10 मैथ अनसोल्ड है, सेट नंबर 6 2020 822 एनबी सेट का नंबर है। देखिए, आप किसी भी प्रकाशन के अनसोल्ड में सेट नंबर ये 822 एनबी देख करके अपना सेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस सेट को हम पढ़ेंगे आज। देखिए, सबसे पहले इसमें ये बहुविकल्प का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बहुविकल्प का क्वेश्चन। हम करते हैं। दिया है बिंदु 1 का क्या पॉइंट, बिंदु -3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी हमें बतानी है। तो 1 का क्या पॉइंट हम करते हैं। देखिए भाई, क्या पॉइंट में क्या दिया है, बिंदु दिया है -3 और 4। क्या है बिंदु? -3 और 4। तो -3 4 को आप क्या करेंगे, एक आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे। ये आपका हो गया अक्ष बना लेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, चलिए बिंदु दर्शाते हैं। ये आपका हो गया मूल, ये मूल बिंदु हो गया 0 0 0 होते हैं मूल बिंदु वाले निशान। तो 1 2 बराबर दूरी रख के 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट बना लेंगे। ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है, अब ये वाई एक्स की धनात्मक दिशा, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब इधर लेके चलूंगा तो -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब यहां लेकर चलूंगा, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, आप बढ़ा सकते हैं और भी कितने भी, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा, ये वाई एक्स की धनात्मक दिशा, ये वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा। तो आप देखिए, बिंदु आपके पास में एक्स, इसको आप एक्स और वाई रख सकते हैं। एक्स का मान -3, वाई का मान 4। तो एक्स का मान -3 देखिए कहां है, एक्स का मान -3 ये रहा, ये है ना, एक्स का मान -3 और वाई का मान है 4। तो ये हो गया -3 और 4। ठीक है, ये भाई यहां पहुंच गया, तो इसको आप बिंदु ए मान सकते हैं। ठीक है, हमने ये कोई बिंदु ए मान लिया। ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, -3 4 -3 4। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए वाई वाई डैश पे, ठीक है, वाई वाई डैश पे देखिए 1 0 1 2 3 4। तो एक हमने बिंदु और बना लिया। इस बिंदु के निर्देशांक x का मान 0, y का मान 4, तो 0 4, तो 0 4। तो अब हमारे पास में बिंदु a और b, दो बिंदु होंगे। तो a और b के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो लिखेंगे बिंदु -3 4 तथा b 0 4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मैं इसको मान लूंगा x1, इसको मान लूंगा y, इसको मान लूंगा x2, इसको मान लूंगा y। तो x1 x2 3 -0 का स्क्वायर प्लस 4 -4 का स्क्वायर। तो 3 में से -3 में से 0 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर, 4 -4 तो 0 का स्क्वायर, वर्ग तो मैं ये क्या हो गया 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 0 तो 9 ही हो जाएगा, मतलब √9। तो √9 और ये √9 का वर्गमूल, मतलब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 3 इकाई, कितना हो जाएगा 3 इकाई। लेकिन इसमें जो आंसर दिया है आपका, दिया है -3, निकालनी है दूरी। तो क्या होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसमें आपको ऑप्शन सेकंड दिया है, सेकंड ऑप्शन इसका नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन जो इसमें आपके उत्तर वाला में दिया है गलत ऑप्शन दिया है, इसका फर्स्ट पॉइंट ठीक हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड दिया है, समांतर श्रेणी दी है आपको, समांतर श्रेणी
-5 -5/2 0 और 5/2 का 11वां पद होगा। तो इसमें हमें 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 11वां पद। तो देखिए भाई हम इसका 11वां पद कैसे निकालेंगे? ख वाले का, ख वाला देखिए, ख वाला, ख में क्या है? -5 -5/2 0 और 5/2 का कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद a बराबर है जी -5। प्रथम पद a बराबर -5। फिर हमें निकालना है इसका सारवंतर। सारवंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे सारवंतर मिलता है, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाने पे हमें सारवंतर मिल जाता है। या मैं दूसरे में से पहला घटा दूं, तीसरे में से दूसरा घटा दूं, चौथे में से लास्ट वाला घटा दूं, ठीक है? तो मैं चलिए एक काम करता हूं, मैं तो इजी काम करता हूं, लास्ट वाले में से चौथे पद में से तीसरा पद घटाता हूं, तो सारवंतर आसानी से मिल जाएगा। चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो ये कितना हो गया? 5/2। ठीक है, सारवंतर हो गया 5/2। अब हमें निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d से। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। n का मान क्या है? n का मान है 11, तो 11वां पद निकालना है। a का मान कितना है? -5 प्लस n का मतलब 11वां पद निकालना है। d का मान कितना है? 5/2। तो ये हो गया -5। 11 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया? 10। 10 × 5/2। इससे इसको काट दिया मतलब 5 बार, 5 दूनी 10, -5 और 5 में 25। अब 25 में से -5 घटा दिया, कितना हो गया? 20। तो इसका आंसर हो गया जी 20। कितना हो गया इसका आंसर? 20। तो इसका वन का थर्ड पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 उत्तर आ जाएगा इसका। समांतर श्रेणी का 11वां पद 20। चलिए अब इसके बाद हम गैप पॉइंट देखते हैं। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता है। देखिए इसको हम रफ करते हैं ख को। जब एक सिक्का हम ऊपर उछालते हैं तो एक सिक्का ऊपर उछालने पर हमारे पास में दो बिंदु होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हेड, एक होता है टेल। आप एक सिक्के को कितनी भी बार उछाले, आपके पास में दो ही कंडीशन होगी, हेड या टेल। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो लिखेंगे वन का गैप पॉइंट। एक सिक्के को लिखेंगे, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर हेड और टेल ये होती है। एक सिक्के को जब ऊपर उछालते हैं तो आपके पास में दो कंडीशन आती है, या तो आता है हेड या आता है टेल। ठीक, अब वो कह रहा है एक सिक्के को ऊपर उछालने पर शीर्ष, शीर्ष जानते हैं, शीर्ष होता है हेड। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष होता है हेड। ठीक है, शीर्ष होता है हेड। तो वो कह रहा शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखिए, लिखेंगे शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। जब शीर्ष आएगा तो कितनी कंडीशन होगी? एक। देखिए मतलब शीर्ष आएगा, एक कंडीशन होगी तो हेड मतलब एक, और कुल परिस्थिति कितनी है? हेड या टेल। तो मतलब एक शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 1, और कुल परिस्थिति कितनी है? हेड टेल 2। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम गैप पॉइंट देखते हैं। sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान होगा। sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। चलिए भैया देखते हैं गैप पॉइंट।
घय पॉइंट में क्या है, घय पॉइंट साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन 60 का मान कितना, √3/2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। √3 को मैं लिख सकता हूं 3 और 2 का वर्ग 4, तो 3/4। √3/2 का मैं अगर वर्ग करता हूं तो 3/4 आएगा। ये कितना हो गया, 1/4। ठीक है, इनका हमने एलसीएम ले लिया 4। अब 3 - 1, 3 में से 1 घटा दे कितना हो गया, 4। मतलब 3 में से 1 घटा दिया तो 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह करेंगे। अब वन का डे पॉइंट देखेंगे। चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AC का मान होगा। देखिए ये चित्र आपको दिया है, इस चित्र से हमें AC का मान निकालना, मतलब ये वाला मान हमें निकालना है। तो चित्र से देखिए डे पॉइंट लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC। त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC की। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, देखें दिया है AK, देखिए AK, तो AK/AC हम रख सकते हैं। तो दिया है त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC के, तो क्या हो जाएगा, AK/AC बराबर हो जाएगा भाई HK/BC। देखो भाई, यदि त्रिभुज ABC समरूप है AHK के, तो हम रख सकते हैं AK/AC और HK/BC। ठीक है, तो इसमें हमें AC का मान निकालना है। तो AK का मान कितना है, AK का मान है 10, AC का मान हमें निकालना है। क्या मान निकालना है, AC का। HK का मान कितना है, HK का मान है जी आपके पास में 7, HK का मान 7। BC का मान कितना है, BC का मान है 3.5। अब हमें निकालना है मान AC का। किसका मान निकालना है, AC का। आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, 10 × 3.5 बराबर 7 × AC, 7 × AC। ठीक है, अब ये हो गया 10 × 3.5 बटे 7। ठीक, चलिए भाई बराबर किसके, AC के। ये दशमलव हटा के मैंने नीचे लगा दी 0। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर देंगे। देखो 35 दूनी 70, 35 ही कम 35, 35 दूनी 70। अब 2 से 10 को काट दिया मैंने कितनी बार, 5 बार। तो ये हो गया 5 बराबर AC। तो इंप्लाइज दैट AC का मान कितना हो गया, AC का मान हो गया जी 5। AC का मान कितना हो गया, 5। तो AC का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका फोर्थ पॉइंट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम देखें 6 पॉइंट देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है, तो k का मान, इसमें हमें k का मान निकालना है। देखते हैं, यदि समीकरण ax² bx + c = 0 के मूल समान हो, तो विविधकर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, d = v² - 4ac। मतलब विविधकर को आप 0 के बराबर रख देते हैं। तो रखेंगे 6 पॉइंट। द्विघात समीकरण दी है आपको 3x² - 6x + k बराबर 0। आप इसकी कंपेयर कर लेंगे समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 से। आप इसकी तुलना करेंगे
तुलना करें भाई, तो a बराबर किसके हो गया, a बराबर हो गया 3 के, b बराबर -6, c बराबर k। ठीक, यदि समीकरण के मूल समान हो, देखिए यदि समीकरण के मूल समान हो, तब फॉर्मूला बनाते हैं b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac से b क्या है, -6 का मान, 4 a का मान है 3, c का मान कितना है k, तो ये -6 का वर्ग हो गया जी 36, 12 4 क्या 12 के। ठीक, अब ये 12 36 के नीचे ले आओ, 36/12 बराबर के, देखिए 12 को 12 और 12 के 36, तो 3 बराबर के, तो इंप्लाइज दैट k का मान हमें निकालना था, k का मान कितना हो गया, k का मान हो गया 3, k का मान कितना हो गया 3, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, टू का क्या पॉइंट देखेंगे, संख्याओं 1656 और 4025 का मैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही बात, ठीक है, ये केवल आपको भ्रम में डालते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अलग है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अलग है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका देखिए, तो आप यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखिए कैसे करते हैं, हमें इसमें क्या करना होता है, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इस फॉर्मूले को अगर जानते हैं तो आपके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो काम है वो बिल्कुल आसान हो जाता है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपको देखिए संख्या दी है 1656 दिया है और 4025, तो जो छोटी संख्या हो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए भाई 1656 से मैं 4025 को डिवाइड कर रहा हूं, 4025 को, तो यहां भाज्य क्या है, भाज्य हो गया 4025 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, भाजक क्या है 1656। देखिए मल्टीप्लाई करूंगा 1656 को अगर मैं 2 बार करूंगा तो 4025 से कम रहेगा, चलिए मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 3312। ठीक, इसमें से घटाऊंगा 5 में से 2 घटा दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 7, तो 713, कितना हो गया 713। तो 4025 को डिवाइड किया है 1656 से, तो भाज्य बराबर भाजक क्या है आपका 1656, भागफल क्या है, भागफल आया आपका 2, भागफल आया 2, शेषफल कितना आया 713। मतलब आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेषफल वो 0 नहीं है। आप इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो, मतलब r 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो अब आपका 713, अब 713 से आप 1656 को डिवाइड कर देंगे, 1656 करिए, तो अब आपका भाज्य हो गया 1656, भाजक हो गया 713, तो 1656 देखिए 1656 इज इक्वल टू 713 गुणा में देखिए क्या आता है, 713 की मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1426। देखिए 6 में से 6 घटा दिए हो गए 0,
3 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 230। 230। अब 230 से मैं 713 को डिवाइड कर दूंगा, समझो। अब 1656 को लेकर 713 गुना 2, 713 गुना 2 कितना हो गया भाई, ये हो गया 15, ये देखिए 1426 हो गया, ठीक। अब 1656 में से 1426 घटा दूंगा तो 230 हो गया, तो कितना हो गया 230। मतलब आपका रिमाइंडर यहां भी 0 नहीं आया। अब मैं 230 से इसको डिवाइड करता हूं 713, तो 230 दिया 690, कितना हो गया 690, तो ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब 71 में से 69 घटा दूंगा तो कितना हो गया 23, ठीक। अब यहां 713 को मैं कैसे लिखूंगा, 713 बराबर 230 गुना 3, मतलब 690 हो गया, और प्लस 23 बच रहा है आपका रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर यहां भी 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, 23 से 230 को डिवाइड कर देंगे, 230 को, तो 23 दाम 230, तो यहां पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, अब मुझे लिखना है 230। 230 क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य क्या हो गया 23, तो 230 इज इक्वल टू 23 गुना 10, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या है आपका, यहाँ शेषफल आया आपका 0, मतलब यहाँ आपका रिमाइंडर 0 हो गया। जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाए आपको वहीं रुक जाना है, वहीं आपको रुक जाना है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपका ये क्या है, भाज्य, क्या है ये भाज्य, ये क्या है भाजक, ये क्या है यहाँ भाजक, तो भाजक क्या है, भाजक 23, भाजक क्या आया 23। तो जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, वही क्या होता है आपका एचसीएफ, मतलब महत्तम समाप्त वर्तक। तो यहाँ लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ क्या है 1656 और 4025 का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है भाई 23, कितना आया है, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 का ख पॉइंट देखेंगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गंतराल दिया है, आपको बारंबारता दिया है, इतना क्वेश्चन आपको दिया है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। वर्गंतराल ये दिया है, बारंबारता आपकी ये दी है, निकालना क्या है बहुलक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी है। बारंबारता वो होती है जो बार बार आता हो, जो बार बार आता हो। तो 8 बार बार आया है, 8 क्या आया है बार बार, तो मैं इसको F1 मान लूंगा, क्या मान लूंगा F1। ऊपर वाले को मैं मान लेता हूं F0, नीचे वाले को मैं मान लेता हूं F2, ठीक है। अब देखिए बार बार कौन सा आया है 8, बार बार आया है 8, तो इसके जस्ट सामने वर्ग अंतराल क्या है 3 5, तो मतलब बहुलक वर्ग ये हो जाएगा, ये होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये होगी बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। L1 L2 हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ये होगी इसकी क्या, मतलब बारंबारता सबसे अधिक किसकी है 8 की, इसको मान लेता हूं मैं क्या 8, ये F1, ये ऊपर वाला मान लेता हूं F0, नीचे वाले को मैं मान लेता हूं F2। तो अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई में है H। H क्या है, ये जो आपकी वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है उसको हम H बोलते हैं, मतलब वर्ग। L1 क्या है, L1 हो गया आपका 3, L1 कितना हो गया 3, F1 कितना हो गया भाई 8, F0 हो गया 7,
और 2f1, f1 8, f0 कितना है, f0 है 7, f2 का मान कितना है, f2 का मान है 2 और गुणा h क्या है 2। तो ये हो गया 3 प्लस 8 में से 1 घटा दे कितना हो गया 7, सॉरी 8 में से 7 घटा दे, 8 में से 7 घटाने पे बचेगा 1, तो 1 गुणा 2 बटे 8 दूनी 16 और 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 3 प्लस 2 बटे 16 में से 9 घटा दे कितना हो गया 7, ठीक, 16 में से 9 घटाने पे कितना हो गया 7। अब देखिए ये कितना हो गया 3 दूनी मतलब 7 या 21 और 2 23, 7 या 21 और 2 23 बटे 7, 7 से मैं 23 को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करके 23 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, 7 या 21, 7 या 21, 23 में से 21 घटा दिया बचा 2, दशमलव लगा करके 0 डाल दो। अब 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटा दिया 6, दशमलव लगी हुई 0 डाल दो। अब 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, अभी कितना हो गया 60 में से 56 घटा दे कितना हो जाएगा 4, दशमलव लगी हुई 0 डाल दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना हो गया 5, ठीक है, दशमलव लगी हुई है फिर 0 उतार दो 7 सत्ते 49, तो ये चलता रहेगा इस तरह से। तो 3.2857 तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है, आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। अब 2 का गैप लाइन देखेंगे, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, tan 30 डिग्री कोसेक 60, tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। देखिए भाई इसको हम किस तरह से करेंगे, सोल्व करते हैं। tan 30 प्लस कोसेक 60 प्लस tan 60 और sec 30 डिग्री। तो सबसे पहले tan 30 का मान देखते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3, कोसेक 30 का, कोसेक 60 का सबसे पहले आप चेक करेंगे, sin 60 का मान होता है √3/2 और कोसेक 60 का इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, कोसेक 60 होगा 1/sin 60, ठीक है, तो 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 कितना हो गया 2/√3। तो कोसेक 60 को मैं लिख सकता हूं 2/√3 और प्लस tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3, cos 30 का मान होता है √3/2। अब निकालना है sec 60 का मान, sec 60 का मान क्या होता है 1/cos 30, 1/cos 30, cos 30 का मान √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा 2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया ये वाला। अब समझो 1 की 2 में गुणा कर दी 2, √3 और √3 कितना हो गया 3, √3 कितना हो गया 3। समझो कैसे, देखो मेरे पास में है √3 और √3, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, √3 का वर्ग। ये जो अंडर रूट है वर्गमूल का चिन्ह है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं 1/2, ठीक, ये हो गया, तो ये होगा 3, 2 की, अब ये होगा 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3, मतलब मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 और प्लस 2, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के लिए मुझे 2/3 है तो इसके नीचे भी 3 बना लो, तो जब यहां मैंने 3 से गुणा कर दी तो ऊपर भी 3 से, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी, तो अब ये कितना हो गया 2 और 3 दूनी 6/3, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8/3, या तो इसका आंसर यहां छोड़ दीजिए या एक काम कर लेंगे 3 से 8 को डिवाइड कर दो, 3 से
8 को डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 घटा दिए कितना हो गया 2, तो 2 सही 2/3। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 2 सही 2/3 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम 2 का गहरा देखेंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है। यदि एबी बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी भुजा पीक्यू बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है हमारे पास में 2 त्रिभुज हैं, कौन कौन से हैं? देखो भाई, त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है एबीसी, कौन सा है? ए बी सी। ठीक, पहला त्रिभुज एबीसी। चलिए अब दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। कैसे हैं? समरूप है। दोनों के रूप एक जैसे हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। अब अगर ए बी बराबर 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ए बी बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो हम क्या करेंगे? हमें निकालना है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इसमें होता क्या है? इसमें ये जो भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं हैं, जैसे ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का हम वर्ग कर देते हैं, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग और ए सी बटे पी आर। ठीक, चलिए तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। अब ए बी का मान क्या है? ए बी का मान है 1.4। पी क्यू का मान क्या है? पी क्यू का मान है 1.6 का स्क्वायर। दशमलव से दशमलव हटा दी। चलिए तो कितना हो गया? 14/16 का स्क्वायर। ठीक, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो कितना हो गया? 7/8 का वर्ग। 7/8 का वर्ग को मैं लिख सकता हूं कैसे? 7 का वर्ग क्या हो गया? 49 हो गया। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। तो ये 49 अनुपात 64, तो 49:64। तो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 49:64 आ जाएगा। तो यह लिखो, आता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर इस तरह से लिख लेंगे, बराबर है 49:64, बराबर है 49:64। ठीक है भाई, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 49:64।